हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां से आपको भारतीय संविधान का पिछला वीडियो मिल जाएगा। हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 के बारे में। ये कहता है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, यानी कि यहाँ पर हम वित्त विधेयक की बात करेंगे। यदि हम वित्त विधेयक की बात करें तो धन विधेयक की बात करना स्वाभाविक ही है, इसलिए हमें धन विधेयक को भी समझना पड़ेगा। देखिए, सीधे लैंग्वेज में यदि हम समझें तो जितने भी धन विधेयक हैं वो सारे के सारे वित्त विधेयक तो हैं, लेकिन जितने भी वित्त विधेयक हैं वो सारे के सारे धन विधेयक नहीं हैं। धन विधेयक की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 110 में की गई है, जबकि वित्त विधेयक की चर्चा जो है संविधान के अनुच्छेद 117 में, यानी कि इस अनुच्छेद में की गई है। तो हम समझ रहे हैं कि कौन कौन से विधेयक जो है धन विधेयक हैं और कौन कौन से विधेयक जो है वो वित्त विधेयक हैं। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा अध्ययन और यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, जितने भी विधेयक का मतलब कि संविधान के अनुच्छेद 110 के उपखंड का से लेकर के चा तक जितने भी दिए गए हैं, कहने का मतलब यह है कि भारत की संचित निधि से होने वाली आय और होने वाले व्यय, ये दोनों जो है धन विधेयक में रखे गए हैं। संचित निधि का विनियोग ये भी धन विधेयक में रखा गया है। इसके अलावा कोई यदि टैक्स लगाना है तो ऐसे समय में स्थानीय टैक्स को छोड़ करके बाकी जो टैक्स लगाए जा रहे हैं वो सारे के सारे टैक्स भी धन विधेयक में रखे गए। इसके अलावा में और क्या, इसके अलावा में जितने भी लाइसेंस के लिए जो फीसों का भुगतान होता है, शुल्क का जो भुगतान होता है, उसे जो है धन विधेयक से बाहर रखा गया। तो कुल मिला के हम यहाँ समझ लेते हैं कि धन विधेयक के मामले में क्या लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 1 से ही हम अध्ययन करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 110 के खंड 1 के उपखंड का से चा तक में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनर्स्थापित किया जाएगा या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से या राष्ट्रपति के सिफारिश के बाद ही यदि कोई विधेयक लाया जाएगा तो वह धन विधेयक है। ये तो हमें भी समझ में आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बात कही गई है पॉइंट नंबर 1 में, ये धन विधेयक के बारे में कही गई है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे विधेयक, यानी कि जितने भी वित्त विधेयक हैं उसमें धन विधेयक शामिल है। इसलिए जितने भी वित्त विधेयक हैं उसमें धन विधेयक को शामिल किया गया है। तो यहां पर पॉइंट नंबर 1 में धन विधेयक की चर्चा भी की गई है। समझ में आ रहा होगा आपको। तो इसमें क्या है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, तो राष्ट्रपति की सिफारिश से ही उनको प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। तो ये धन विधेयक के संबंध में ही तो होता है कि राज्यसभा में उसे पुनर्स्थापित नहीं किया जाता है। राज्यसभा में उसको भेजा जरूर जाता है लोकसभा से पारित करने के पश्चात, लेकिन 14 दिन तक यदि राज्यसभा उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती तो लोकसभा के द्वारा उसको पारित कर दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया कि राज्यसभा का कोई वजूद इस विधेयक के मामले में नहीं होता। यानी कि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा कुछ भी नहीं करती। इसमें भी यही लिख दिया कि राज्यसभा में उसे पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा और जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, यानी राष्ट्रपति की सिफारिश से ही उसको प्रस्तावित किया जाएगा। अब इसमें एक बात और दे दी क्या कि परंतु किसी कर को घटाने या बढ़ाने के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन सिफारिश की अपेक्षा नहीं होगी। यानी कि किसी टैक्स को घटाना है या किसी टैक्स को बढ़ाना है तो इसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होगी। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि कोई विधेयक या संशोधन उक्त विषयों में से किसी के लिए उपबंध करने वाला केवल इस कारण से नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्माना, यानी कि उक्त विधेयक का मतलब क्या है, जो ऊपर जो चर्चा की गई है
पॉइंट बताया ना, अनुच्छेद 110 के पॉइंट नंबर 1 के क से लेके च तक, उसमें तो धन विधेयक की चर्चा है। तो यहाँ पर बात की जा रही धन विधेयक के संबंध में। तो उक्त विधेयक, कोई विधेयक या संशोधन उक्त विषयों में से, यानी कि धन विधेयक की बात है, में से किसी के लिए उपबंध करने वाला केवल इस कारण से नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्माना या अन्य धनी शास्तियों को अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्ति का मतलब होता है लाइसेंस, तो लाइसेंस के लिए फीसों का या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का उनके संदाय का उपबंध करता है, अथवा इस कारण नहीं समझा जाएगा कि वह स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजन के लिए टैक्स का अधिरोपण करता है, उत्साधन करता है, परिहार करता है, परिवर्तन करता है या विनियमन का उपबंध करता है। तो ये बात तो आपको इस तरह से समझेंगे तो समझ में ही नहीं आई होगी। तो सीधी सीधी लैंग्वेज में यदि हम समझें तो ये विधेयक मतलब धन विधेयक तब तक इनको नहीं समझा जाएगा, पॉइंट नंबर 1 तब तक इन पर लागू नहीं होगा। कब तक लागू नहीं होगा? जब तक कि ये जुर्माने से संबंधित हो, यानी जुर्माने की रकम को धन विधेयक में नहीं रखा जाएगा, लाइसेंस की फीस जो है उसको धन विधेयक में नहीं रखा जाएगा, और स्थानीय टैक्स का मतलब होता है नगर पालिका के टैक्स जो है, नगर पंचायत के टैक्स, ग्राम पंचायत के टैक्स, जो स्थानीय टैक्स हैं, जो स्थानीय टैक्स लगाए जा रहे हैं, उनको भी धन विधेयक में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये समझ लो आप। तो इतना लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि जिस विधेयक को अधिनियमित और प्रवर्तित किए जाने पर भारत की संचित निधि से व्यय करना पड़ेगा। देखो, धन विधेयक की हम बात करें तो धन विधेयक में भारत की जो संचित निधि है उसमें आय और व्यय दोनों का विवरण दिया जाता है। किसमें? धन विधेयक में। लेकिन यहां पर सिर्फ यदि व्यय की चर्चा की गई है, भारत की संचित निधि से व्यय की चर्चा की गई है, वहां पर ये जो विधेयक होगा वो जो है धन विधेयक ना होकर के वित्त विधेयक माना जाएगा। यदि सीधी सीधी लैंग्वेज में समझें तो धन विधेयक कब होता है? जब उसमें आय और व्यय दोनों की चर्चा की गई हो। और वित्त विधेयक कब होता है? जब सिर्फ व्यय और व्यय की चर्चा की गई हो। भारत की संचित निधि से होने वाले व्यय की यदि चर्चा है तो फिर वो धन विधेयक नहीं है, फिर वो वित्त विधेयक है। तो यहां पर यही कहा गया कि भारत की संचित निधि से व्यय करना पड़ेगा। वह विधेयक संसद के किसी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए उस सदन में राष्ट्रपति की सिफारिश नहीं की है। यानी इसमें राष्ट्रपति ने यदि कोई सिफारिश नहीं की गई है तो ऐसे समय में उसको पारित किया हुआ नहीं समझा जाएगा, दोनों सदनों में से किसी भी सदन के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा भी और लोकसभा के द्वारा भी। देखो, जितने भी धन विधेयक होते हैं वो सिर्फ लोकसभा में पारित किए जाते हैं, फिर राज्यसभा में भेजे जाते हैं, और राज्यसभा में 14 दिन तक वो रहते हैं। इसके बाद जो है लोकसभा द्वारा पारित कर दिए जाते हैं, यदि राज्यसभा 14 दिन तक कोई कार्रवाई ना करे तो। लेकिन यदि हम वित्त विधेयक की बात करें तो वित्त विधेयक यहाँ लोकसभा में भी चर्चा का विषय होते हैं, पारित होते हैं, और राज्यसभा में भी चर्चा का विषय होते हैं और पारित होते हैं। यदि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में से कोई सदन असहमत होता है तो फिर इनकी संयुक्त बैठक होती है, और संयुक्त बैठक में इनको पारित किया जाता है या ना पारित किया जाता है। कुल मिला के संयुक्त बैठक के प्रावधान जो हैं वो वित्त विधेयक में तो हो सकते हैं लेकिन धन विधेयक में नहीं हो सकते। धन विधेयक लोकसभा का ही विषय है, लोकसभा के द्वारा पारित कर दिया जाता है, इसलिए संयुक्त बैठक की आवश्यकता नहीं होती है। तो आज हमने अध्ययन किया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 के बारे में, और साथ में ही हमने अध्ययन कर लिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के बारे में भी, यानी धन विधेयक भी पढ़ लिया और वित्त विधेयक को भी हमने पढ़ लिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।